हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ नए प्रकरण से जुड़ रहे हैं और वो नया प्रकरण है मुगल जमींदारी व्यवस्था। मुगलों के समय जमींदारी व्यवस्था क्या थी, कैसे जमींदारी प्राप्त की जाती थी, जमींदार के क्या कार्य थे और जमींदार के आय के स्रोत क्या थे, इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मुगल जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश कालीन जमींदारी व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। तो कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं और दोनों को इंटरमिंगल कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तो वो गलत है। दो अलग अलग व्यवस्थाएं, दोनों को अलग से तरीके से समझना चाहिए। तो मुगल जमींदारी व्यवस्था को आज हम पढ़ेंगे। मुगलों के समय जमींदारी व्यवस्था क्या थी, इसको पढ़ने से पहले आप ये समझ जाइए कि जमींदार होता क्या था, जमींदार किसे कहते थे। जो जमींदार था, ऐसे भूस्वामी जो जमीन का मालिक हो, जमींदार जो जमीन का मालिक हो, ऐसे भूस्वामी जिनको कुछ गांवों से भूराजस्व वसूल करने का अधिकार हो, भूराजस्व वसूली का अधिकार, उसको जमींदार कहेंगे। ऐसे भूस्वामी जिनको लैंड रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार होता था। कोई जमींदार ऐसा भी होता था जिसके अधीन 10-20 गांव होते थे या 100-50 गांव भी होते थे। तो जो जितना बड़ा जमींदार होता था उसके अंदर में उतने अधिक गांव होते थे और जमींदार को काम क्या करना होता था, उन गांवों से भूराजस्व वसूली का अधिकार होता था। भूराजस्व वसूल करते थे, वसूल करके वो बादशाह तक पहुंचाते थे, ये उसका काम होता था। ओके, अब जमींदार के पास भी अपनी संपत्ति होती थी। जमींदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के भी मालिक होते थे। उनकी खुद की व्यक्तिगत संपत्ति होती थी जिसको कि मिल्कियत कहते थे। मिल्कियत, मिल्कियत का अर्थ है व्यक्तिगत संपत्ति। जमींदार व्यक्तिगत संपत्ति के भी अधिकारी होते थे जो उनकी पैतृक संपत्ति होती थी। मिल्कियत संपत्ति उनकी पैतृक संपत्ति होती थी। ध्यान रहे, ये सम्राट की ओर से नहीं प्राप्त होती थी, ये पैतृक संपत्ति थी, या इसको आप कहें पुश्तैनी अधिकार था। मिल्कियत संपत्ति के ऊपर जो मिल्कियत होती थी उसके ऊपर उनका पुश्तैनी अधिकार होता था। जमींदार को जो पैतृक रूप से संपत्ति प्राप्त होती थी, उस संपत्ति पर वो खेती करवाते थे, कृषि, और वो कृषि किससे कराई जाती थी, दैनिक मजदूरों, जो दिहाड़ी के मजदूर होते थे, दैनिक मजदूरों से वो उनसे खेती करवाते थे, दिहाड़ी के मजदूरों से खेती करवाते थे। ओके, तो इस प्रकार जमींदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति पर खेती करवाने का काम करते थे, वो स्वयं खेती नहीं करते थे। ओके, समाज के प्रभावशाली वर्ग के लोग थे, वो मुख्य रूप से समाज के प्रभावशाली वर्ग थे और प्रायः उच्च जातियों के थे। उच्च जाति के ब्राह्मण, ठाकुर, कुछ अन्य जातियों ने भी बाद में जमींदारी प्राप्त कर ली। वो मैं चर्चा करूंगा, वो कौन से लोग थे, उन्होंने कैसे जमींदारी प्राप्त की, जमींदारी प्राप्त करने के क्या तरीके थे, वो भी चर्चा करेंगे। तो जमींदार समाज का प्रभावशाली वर्ग होता था और प्रायः उच्च जाति के लोग होते थे। इनका काम क्या होता था, मैंने पहले बताया कि राजस्व वसूली, भू राजस्व की वसूली पहला कार्य। दूसरा कार्य इनका था बादशाह को कुछ विशेष सेवाएं देना। जो बादशाह था उसकी खिदमत करना, खिदमत करना। सेवाएं कैसे? क्योंकि ये प्रभावशाली वर्ग के लोग होते थे तो
जमींदार का बढ़िया आलीशान किला नुमा मकान होता था, उसके पास सैनिक होते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, अस्त्र शस्त्र होते थे, एक छोटी मोटी सेना का मालिक होता था वो। तो आवश्यकता पड़ने पर राजा की ओर से वो युद्ध में सहायता भी करते थे। राजा को समय समय पर उपस्थित होकर के ऐसे जमींदार कुछ न कुछ उपहार आदि भी देते थे। तो इस प्रकार की खिदमत करना, बादशाह को उपहार देना, बादशाह की सैनिक सहायता करना, बादशाह को राजस्व वसूली में सहायता देना, ये काम जमींदार का होता था। तो इन कामों की वजह से उसको समाज में एक खास स्थान प्राप्त था, एक विशेष आदर की दृष्टि से, एक सम्मानित दृष्टि से उसको देखा जाता था। ओके, तो अब जमींदार के कार्य आपने देख लिए। जमींदार की आय कैसे होती थी, जमींदार की आय के स्रोत क्या थे, ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट जमींदार किसको कहते थे, दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जमींदार के कार्य क्या हैं, तीसरा बिंदु है जमींदार की आय के स्रोत। जमींदार जो भू राजस्व की वसूली करता था, जिसके पास जितने गांव होते थे, किसी के पास 10 गांव है, किसी के पास 50 गांव है, तो उन गांवों से जो भू राजस्व वसूली होती थी, उस भू राजस्व वसूली का 10 से 25% जो वसूली गई भू राजस्व, जो भू राजस्व वसूला जाता था, उसका 10 से 25% भाग जमींदार को दिया जाता था। तो आय का एक स्रोत ये था। नंबर 2, जमींदारों की अपनी खुद की मिल्कियत होती थी, जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती थी, पूर्वजों से प्राप्त होती थी। तो मिल्कियत से प्राप्त आय, उनकी जो अपनी व्यक्तिगत खेती होती थी, उससे जो आय प्राप्त करते थे, उस उपज को बेचते थे, उसका व्यापार करते थे। नंबर 3, अपने क्षेत्र में जो व्यापारियों से प्राप्त आय, बाजार लगवाते थे, बाजार मेले, इनसे जो आय प्राप्त होती थी। जमींदार लोग अपने क्षेत्र में बाजार लगवाते थे, मेलों का आयोजन करते थे, व्यापारी उनके क्षेत्र में व्यापार करने आते थे, तो उनसे आय प्राप्त करते थे। तो जमींदारों के आय के ये स्रोत थे, इससे वो पैसा प्राप्त करते थे। ठीक, तो व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ उनको इन स्रोतों से भी आय प्राप्त होती थी। क्लियर। मुगल काल के एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थे अकबर के मित्र और अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल। अबुल फजल की पुस्तक है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जमींदार जमींदारी प्राप्त करते थे, मतलब जमींदार किस प्रकार से जमींदारी प्राप्त कर सकता था। जमींदारी की प्राप्ति उसे कैसे होती थी। नंबर 1, जमींदार जंगल या आरी की जमीन को बसा करके जमींदारी प्राप्त कर सकता था। जंगल या आरी को बसाकर, ये क्या है, जो ऐसी लैंड है, ऐसा क्षेत्र है जो कृषि उपज के लिए बढ़िया है, लेकिन उस पर जंगल झाड़ियां हैं। जमींदार ऐसे क्षेत्र को साफ करा करके, जंगल झाड़ियों को हटवा करके नए किसानों को ला करके वहां बसाता था और ऐसे कृषि समुदायों को खेती के उपकरण, खेती के लिए और सहायक सुविधाएं प्रदान करता था और धीरे धीरे वो जमीन कृषि योग्य बन जाती थी, उस पर किसान आकर के रहने लगते थे, खेती करने लगते थे। तो ऐसी क्षेत्र जो जंगलारी को बसा करके जमींदार ने प्राप्त किया है, वो उसकी जमींदारी के अंतर्गत आ जाते थे। दूसरा, हस्तांतरण द्वारा।
हस्तांतरण द्वारा। कोई जमींदार है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने जमीन दे दी है, चाहे वो दान में दे दी हो या किसी ने उसको उत्तराधिकार में दे दिया हो, तो इस प्रकार हस्तांतरण के द्वारा जो जमीन प्राप्त की जाती थी वो जमींदारी। ओके। तीसरा, राज्य के आदेश से, राज्यादेश द्वारा। जो प्रभावशाली व्यक्ति होता था, उस प्रभावशाली व्यक्ति को यदि बादशाह उचित समझता था तो उसको 10-20 गांव का क्षेत्र दे दिया जाता था और उस क्षेत्र से जमींदार को लगान की वसूली करनी होती थी। तो राज्यादेश के द्वारा प्राप्त जो भूभाग था वो जमींदारी अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता था तो वो जमींदार बन जाता था। नेक्स्ट, खरीद करके। आपके पास पैसा है, आपने बहुत बड़े क्षेत्र को खरीद लिया है, 2-4 गांवों को खरीद लिया है, तो उस तरह से खरीद करके भी जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी। ओके। तो ये 4 तरीके थे जिससे कि जो है जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी। जंगल या आरी की जमीन को बसा करके, हस्तांतरण द्वारा, राज्यादेश द्वारा और जमींदारी को खरीद करके। ओके। जो जमींदार होता था उसको भू राजस्व की वसूली करना ये आवश्यक कार्य था। जो मुगलों के समय में जमीन थी, जो राज्य के अंतर्गत जमीन थी, उस जमीन में क्या जमींदार सारी भूमि का लगान वसूल करता था? नहीं। जो क्षेत्र उसको प्राप्त होते थे वहीं पर, अगर किसी मिस्टर ए को 20 गांव प्राप्त हैं तो इन 20 गांवों से लगान वसूल करने का अधिकार मिस्टर ए को होगा। और ध्यान रहे, लगान मनमानी नहीं वसूला जा सकता था। जो भू राजस्व की दरें सरकार द्वारा निर्धारित हैं उतना ही जमींदार वसूल कर सकता था। लगान या भू राजस्व ये निर्धारित था। निर्धारित लगान से ज्यादा वसूली का अधिकार नहीं था। ओके। निर्धारित लगान वसूल करके सम्राट तक पहुंचा देना था और उसका 10 से 25% इनको मिल जाता था। मुगलों के समय जो भूमि थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। पहली जागीरदारी भूमि, दूसरी खालसा भूमि, तीसरी वो भूमि जो मदद ए मास के रूप में दी गई थी, चौथी जमींदारी भूमि। जागीरदारी भूमि वो होती थी जो किसी सामंत को जागीर के रूप में दी जाती थी। ठीक है, सामंत को जागीर के रूप में प्राप्त भूमि सामंत को मिलती थी है और इस जागीर से सामंत के वेतन की भरपाई होती थी। ठीक है, ऐसी भूमि जो किसी को जागीर के रूप में दी जाए, उस जागीर से प्राप्त होने वाला जो राजस्व होता था वो सामंत को मिलता था, वो खजाने में नहीं जाता था। जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि सबसे उपजाऊ और अच्छी भूमि मानी जाती थी। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था वो अधिकांश खालसा भूमि थी और इसकी आय सीधे सरकारी खजाने में जाती थी और इसकी जो उपज है इकट्ठा करने का काम सरकारी कर्मचारी करते थे। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उपज की वसूली की जाती थी। मदद-ए-मास किसी विद्वान को, किसी ऐसे बहुत प्रसिद्ध संत को या किसी फकीर को या किसी ऐसे जरूरतमंद को मदद के रूप में जो जमीन दी जाती थी, किसी मंदिर या मस्जिद को जमीन दी जाती थी, वो मदद-ए-मास कहलाती थी।
इनाम या मदद मास की भूमि, उस पर राजस्व नहीं वसूला जाता था। वो जिसको दी जाती थी उसके अधीन होती थी और वह व्यक्ति उससे राजस्व वसूल करता था या खेती करता था या वो धार्मिक संस्था उससे अपना खर्च चलाती थी। जमींदारी भूमि ऐसी भूमि जिस पर जमींदार लगान वसूल करते थे। तो भू राजस्व की वसूली जमींदार द्वारा। तो ये 4 प्रकार से भूमियों को विभाजित किया गया था और इनसे राजस्व की वसूली होती थी। तो सरकारी खजाने में कहाँ से पैसा आता था? एक तो जमींदारों से जमीन जो राजस्व वसूली होती थी वो, और दूसरी खालसा भूमि से। ठीक है, खालसा भूमि से प्राप्त आय और जमींदारों से प्राप्त आय, ये राज्य की आमदनी का एक स्रोत था। क्लियर? जमींदार प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो लगान वसूल करके सम्राट को देते थे। लगान ध्यान रहे निर्धारित मात्रा में वसूल किया जाता था। यही कारण था कि मध्यकाल में जमींदारों के किसी भी प्रकार के अधिक शोषण करने या अपने प्रजाजनों को परेशान करने का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। भक्त संतों ने, मध्यकाल में भक्त संतों ने जो साहित्य लिखा है या जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों ने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें कहीं भी जमींदारों का शोषण वर्ग के रूप में उल्लेख नहीं किया है। जमींदार लगान तो जरूर वसूल करते थे, लेकिन जमींदार किसानों का उत्पीड़न नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका संबंध पुश्तैनी होता था। जमींदार अपनी जमीन के पुश्तैनी अधिकारी होते थे। वो उनकी अपनी जो मिल्कियत होती थी उसके और साथ साथ जमींदारी के पुश्तैनी अधिकारी होते थे। जमींदार बदलते नहीं थे। तो उनका प्रजा के साथ एक बहुत अच्छा संबंध होता था। तो कई बार अकाल हो जाता था या प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो वो किसानों का भरण पोषण भी करते थे, किसानों को सुविधाएं भी देते थे, उनकी सहायता भी करते थे। उनका प्रजा के साथ अपने गाँव से जहाँ से वो लगान वसूल करते थे, उन किसानों के साथ उनका पिता पुत्र का संबंध होता था। इसलिए प्रायः उनके शोषक चरित्र का उल्लेख उस समय नहीं हुआ है, जो कि ब्रिटिश काल में था। ब्रिटिश काल में उनका शोषक चरित्र है किसानों के साथ। लेकिन मुगल काल में जमींदारों का रवैया किसानों के प्रति बहुत ही अनुकूल, बहुत ही सहिष्णु और बहुत ही एक संरक्षकवादी रवैया था। ओके, अब जमींदार में मैंने बताया था कि 2 वर्ग उच्च जातियों में ब्राह्मण और ठाकुर, ये लोग प्रायः प्रभावशाली लोग थे, ये जमींदार बने। समाज के कुछ ऐसे लोग जो शक्तिशाली हुए वो भी जमींदारों की श्रेणी में आ गए। जैसे उत्तर भारत में जाट समुदाय और मध्य भारत व बंगाल आदि में कुछ ऐसे पशुपालक जिन्होंने भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली। ऐसे पशुपालकों में सदगोप, ये लोग भी जमींदारी को प्राप्त करने में सफल हुए। तो ब्राह्मण ठाकुर के साथ साथ जाटों ने भी और सदगोपों ने भी जमींदारियां प्राप्त कर ली। तो ये थी जमींदारी व्यवस्था मुगल काल की। इन जमींदारों को पूरे राज्य में अलग अलग नामों से भी जानते थे। कहीं इनको देशमुख, नायक, पाटिल या जमींदार, इन अलग अलग नामों से जाना जाता था। महाराष्ट्र आदि में इनको देशमुख और पाटिल नामों से जानते थे। ओके, तो समाज का एक प्रभावशाली, किसानों के साथ एक संरक्षणवादी प्रवृत्ति का वर्ग और राजा को सहायता देने वाला जमींदार एक प्रभावशाली तबका मध्यकाल में था। ओके मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे
अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे हम आपसे मिलते हैं मुगल जागीरदारी व्यवस्था और मुगल न्याय व्यवस्था के वीडियो के साथ। धन्यवाद।